तो हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन की। आइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन की बात करें। सबसे पहले तो हमें न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट KLMN जितने भी सेल हो सकते हैं मैं उन सारे सेल को बना लेता हूँ। इट मे बी पॉसिबल कि 1000 सेल है ना, ऐसा हो सकता है कि 1000 सेल हो सकता है, 2000 सेल, बहुत सारी सेल हो सकता है इनफाइनाइट सेल, तो मैं बना लेता हूँ। अब आप सोचेंगे इतने ज़्यादा सेल कैसे बनाएं, 1000 2000 तो बना नहीं सकते ना, कुछ लाइनें बनाते हैं सारे। कितनी लाइनें हो गई? 9 लाइन हो गई। ऐसे मान लो बहुत सारी लाइनें, ये आपका n=1 यानी कि फर्स्ट सेल होगा, ये n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=7, n=8 डॉट 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 n=∞। मैंने ऐसे बहुत सारी लाइनें बना दी। आपको इस लाइन में कुछ पैटर्न्स दिख रहे होंगे, क्या है वो पैटर्न? वो पैटर्न क्या है? जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ लाइंस के बीच के गैप कम हो रहा है। इसका ये मतलब है जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ हाइट कम होने की वजह से मेरे हाथ उठ नहीं पा रहे थे और थोड़ा ऐसा हुआ होगा, ये हुआ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बता रहा है कि दो लाइनों के बीच का जो गैप है, दो सेल के बीच का जो एनर्जी गैप है, वो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वो कम होता चला जाए। ठीक है, जिससे आप n=1 बोल रहे हो, हम इसे ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट। इसी तरीके से ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगा, ये आपका सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगा, और ये आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, सिक्स्थ होगा, सेवेंथ होगा, एट्थ होगा, और ये आपका इनफाइनाइट। यहाँ पे आप कहेंगे ये फ्री हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री। n इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो बाउंडेड होगा क्या? नहीं। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या उसके ऊपर इफेक्ट डाल पाएगा? अब जब कोई अट्रैक्शन ही नहीं है तो जहाँ मन पे वहाँ घूमे। वो तभी तक बाउंड होगा ना जब तक अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन खत्म, बाउंडेशन खत्म। तो इलेक्ट्रॉन तभी तक उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होगा एक पर्टिकुलर सेल में जब तक वो न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड हो। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इनकी वैल्यू इनफाइनाइट अगर है तो आप कहेंगे कि एनर्जी जीरो हो गई। एनर्जी जीरो हो गई इसका मतलब अब न्यूक्लियस पूरी तरीके से उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसे फ्री छोड़ दिया होगा, इसलिए हम उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए मैं आपसे कहूँगा पहले इसको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। मान लो ऐसे कई लाइनें हैं, इन कई लाइनों में इलेक्ट्रॉन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, ऐसा हो सकता है ना, यानी कि लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मैंने बोर की थ्योरी बताते समय ये भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जा सकता है या हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आ सकता है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, वो अलग बात है कि आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में गया, फिर अचानक से ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? इसमें एक पोर्शन एक्साइटेशन कहलाएगा और एक डी एक्साइटेशन, ये आपको बताना है। कौन एक्साइटेशन होगा? जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहा है, और अगर हायर से लो में आ रहा है तो डी एक्साइटेशन। क्लियर है? अच्छा, अब एनर्जी किसमें एब्जॉर्ब होगी और किसमें रिलीज होगी बताइए? ये क्या होगा? एक्साइटेशन, और इस एक्साइटेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी
और ये क्या है बेटा, डी एक्साइटेशन, और इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज। ये बात तो क्लियर है। अब हमें स्पेक्ट्रम देखना है, उसके लिए मुझे चाहिए कि हाइड्रोजन या फिर कोई जिस एटम की बात करें, कौन सा एटम ये, हाइड्रोजन। तो हमें चाहिए कि हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी रिलीज करें। अगर वो एनर्जी रिलीज करेंगे तो उनकी रिलीज एनर्जी जो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में आएगा उसको हम प्रिज्म से पास कराएंगे और उसकी लाइनें हमें दिखने लगेंगी। क्लियर है ना। लेकिन अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या वो प्रिज्म से पास होगा और हमें उसकी लाइनें दिखेंगी? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें इसे डी एक्साइटेड करना होगा। क्लियर है ना। और इसको डी एक्साइटेड करें। कितने तरीके से डी एक्साइटेड हो सकता है? मैं कह रहा हूँ ये पॉसिबल हो सकता है कि वो फर्स्ट सेकंड सेल पे है और वहां से डी एक्साइटेड होके कौन से सेल पे आ जाए, फर्स्ट सेल। पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो थर्ड सेल पे है और वहां से डी एक्साइटेड होके कहाँ पे आ जाए बेटा, फर्स्ट सेल। और वो फोर्थ से डी एक्साइटेड हो सकता है और फर्स्ट में आ सकता है। फिफ्थ से डी एक्साइटेड हो और फर्स्ट में आ जाए। सिक्स्थ से डी एक्साइटेड हो और वो फर्स्ट में आ जाए। इसी तरीके से वो सेवन से एक जंप करे और फर्स्ट में आ जाए, या 8 से जंप करे और फर्स्ट पे आ जाए। उसकी मर्जी है, वो बीच में रुक भी सकता है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट जंप करे। ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ से यहाँ जंप करे, 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 फिर जंप करते हुए, या वो अचानक से छलांग लगा दे बजरंगबली की तरह। मर्जी है उसकी, ठीक है। वो रुक रुक के जंप कर सकता है या अचानक से छलांग लगा के, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी एनर्जी गैप इतनी होगी। और अगर आप रुक रुक के आओगे तब भी एनर्जी गैप ऐड करोगे, समेशन तो वही रहेगा। टोटल एनर्जी का जो चेंज होगा वो उतना। ये जो पोर्शन है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप कर रहा है और जंप करके कहाँ आ रहा है बेटा, n=1 में। इस से जो लाइनें बनी हैं, इस लाइन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था लाइमैन। लाइमैन, इस वजह से इस सीरीज का नाम होता है लाइमैन। ये कौन सी सीरीज हो गई, लाइमैन से, ठीक है। अब लाइमैन सीरीज में जो भी लाइनें निकली हैं उन लाइनों की क्या एनर्जी आप देख पा रहे, एनर्जी के बहुत ज़्यादा है, काफ़ी एनर्जी है। और आपने जो सबसे छोटी लाइन है वो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली है ना। इस वजह से इससे जो स्पेक्ट्रम लाइन बनती है या जो सीरीज तैयार होता है, मैंने आपको बहुत सारे रेडिएशन बताए थे, उसमें से ये जो रेडिएशन होगा वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होगा, यूवी रेज। ये सारी रेज यूवी रेज में आएंगे। जितनी भी रेज हैं, अगर वो लाइमैन सीरीज बना रहा है तो हमेशा रेज कौन सी आएंगी, यूवी रेज। क्लियर है ना। अगर वो कहीं से भी जंप करे और कहाँ पे आके रुके, सेकंड नंबर पे, तो बताओ सेकंड नंबर पे जंप करना है तो शुरुआत कहाँ से होगी, थर्ड से जंप करके कहाँ आएगा, सेकंड पे, या फोर्थ से जंप करके सेकंड पे रुक जाए, या फिफ्थ से जंप करके सेकंड पे रुक जाए, या सिक्स्थ से जंप करके सेकंड पे रुक जाए। ऐसा हो सकता है ना। 7 से हमने जंप कराया, मैंने उसको सेकंड पे रोक दिया। फिर इसी तरीके से मैंने 8 से जंप कराया और सेकंड पे रोक दिया। फिर 9 से जंप कराया, सेकंड पे रोक दिया। और फिर आखिरी मैंने इनफाइनाइट से जंप करा के उसे कहाँ रोक दिया, सेकंड पे रोक दिया। वो जंप किया और सेकंड पे आकर। इससे जो सीरीज तैयार होती है उस सीरीज का नाम होता है बामर सीरीज। जब सेकंड पे आता है अलग-अलग साइंटिस्ट। हाँ, ये दूसरे साइंटिस्ट थे बामर। एक्चुअली बामर ही वो बंदे थे, बाल्मर लिखा जाता है, बामर पढ़ा जाता है, एल साइलेंट। तो ये बामर जो बंदे थे, यही सबसे पहला जो रेडिएशन बनाए थे हाइड्रोजन के लिए। और ये जो सीरीज तैयार हो रही है बामर सीरीज, इस सीरीज की खास बात है कि इसकी हर एक लाइट हमें क्लियरली दिखती है, यानी कि किस रेंज में होगा, विजिबल। हाँ, ये होगा आपका विजिबल रेंज। अच्छा, विजिबल रेंज में आपको पता ही है कौन सा होता है, वेवगेव। ये बात तो आप पढ़ा है तो पता है ना। ओके, चलिए छोड़िए, अभी आगे बढ़ते हैं, बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, अगर सेकंड के बजाय थर्ड पे आके रुक जाए। अब जरा ध्यान से देखना, तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि ऐसा भी हो सकता है कि सर रुक जाए रास्ते में। मैंने कहा रुकने दो। वो जंप किया इनफाइनाइट से कहाँ पे आके रुक गया, सेकंड पे, और फिर सेकंड से जंप किया कहाँ पहुँच गया। पॉसिबिलिटी बनती है ना। ओके, अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे आके रुके। दैट मीन्स कौन से सेल में, थर्ड सेल में। तो जंप कराओ, कहाँ से चलना पड़ेगा, फोर्थ से। तो फिर फोर्थ चला, थर्ड पे रुक गया, और फिफ्थ से चला, थर्ड पे रुक गया,
6 से चला आके थर्ड पे रुक गया, 7 से चला और थर्ड पे रुक गया, 8 से चला दिया हमने, जंप करा दिया, थर्ड पे रुक गया, 9 से जंप किया और थर्ड पे रुक गया, या 10 इनफाइनाइट से जंप किया और कहाँ पे आकर रुक गया, थर्ड से। यहाँ से एक नई सीरीज तैयार होगी और इस सीरीज का नाम होगा पास्चन सीरीज। सर ये जो बामर और पास्चन है ये लोग, ये नाम है, ये स्टूडेंट हाँ, है। मतलब ये लोग आगे आते ही नहीं है किस वाले सीरीज। ये थोड़ी जंप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं। ये सीरीज इन्होंने बनाई है ना। हाँ, इन्होंने जो सीरीज बनाई वो इंडिविजुअल है कि इलेक्ट्रॉन कहीं से जंप करे। अगर पहले नंबर पे आ रहा है तो ये बात देखने वाले लाइमन थे, दूसरे पे आ रहा है तो वो बामन ने देखा था, तीसरे पे आ रहा है तो पास्चन ने देखा था। इसी तरीके से आप चूंकि इतने लोग देख चुके हैं तो एक और साइंटिस्ट आया सामने। अच्छा, ये विजुअल रेंज है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है और विजुअल रेंज की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। अब विजुअल के जस्ट बाद कौन सा होता है, इंफ्रारेड। तो ये जो रेज आ रही है वो कौन सी होगी, इंफ्रारेड। पास्चन ने जो रेज बनाई है वो सब कौन सी है, इंफ्रारेड। अच्छा, फिर अगला कहाँ से जंप करे, फोर्थ से जंप करे, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट से जंप करे, कहाँ पे रुके, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे रुके, ऐसा चांस हो सकता है। तो इसी तरीके से मैंने एक और लाइनें ऐसे बना दी। जो चांसेस हो सकते हैं हम चांस लेके चल रहे हैं। ऐसे हमने एक लाइन और बना ली। सारे अलग अलग साइंटिस्ट। हाँ, तो ये जो पास्चन के बाद यानी कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चले लेकिन किस पर आ जाए, n=4 पे आके रुक जाए, या थर्ड एक्साइटेड n=4 पे आके रुके, या थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे आके रुके, वहाँ से जो साइंटिस्ट बनेंगे और जो सीरीज बनेगी वो ब्रैकेट बनेगी। सर लास्ट में क्या होगा, इनका माइक्रोवेव होगा क्या बेटा, माइक्रोवेव नहीं, इनका भी एक्चुअली इंफ्रा ही है। इंफ्रा का जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इंफ्रा रेड जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रेंज है। अच्छा, इसके बाद लाइमन हो गए, बामर हो गए, पास्चन हो गए, ब्रैकेट हो गए। इसके बाद अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन जंप करे और वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में या तो फिफ्थ सेल में आके रुके, कुछ इस तरीके से। मैंने जितने भी चांस थे मैं लेकर के चल यहाँ पर आता। तो वहाँ से जो सीरीज तैयार होती है उस सीरीज का नाम है P1। इन साइंटिस्ट का नाम है P1। ये भी इंफ्रारेड रेज ही बना। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। जहाँ जहाँ पर जितने भी सीरीज हो सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैंने सारे पॉसिबिलिटीज आपको बता दी। n=2 से चले और n=1 पे आकर रुके, या कहीं से भी चले। अगर वो पहले पे आकर रुक रहा है n=1 पे, यानी कि ग्राउंड स्टेट पे आकर रुक रहा है, तो उससे जो सीरीज तैयार होगी कौन सी होगी, लाइमन। और अगर कहीं से भी जंप कर रहा है, कहाँ पे आकर रुक रहा है, सेकंड पे आकर रुक रहा है, तो बामर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट, फिर P1। अच्छा, इसके आगे भी है लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस नहीं है और उसका एग्जिस्टेंस अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, इसलिए वो हमारे सिलेबस में डाला। जब उसका एग्जिस्टेंस प्रूफ हो जाएगा तो हमारे सिलेबस में यूज कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में हम यहाँ पे सेम बातें यहाँ पे लिख रहे हैं। जरा मुझे बताओ, लाइमन सीरीज, वो जो हमने लाइमन बनाया है, लाइमन सीरीज कहाँ से कहाँ पर जंप करने पर, लाइमन सीरीज जो वहाँ पे बना है वो कहाँ से कहाँ पे जंप करे, कहीं से भी n से जंप करे और किस पे आ जाए, फर्स्ट। कहीं से भी जंप करे लेकिन कहाँ पे आए बेटा, फर्स्ट पे आए, तो समझ लेना ना लाइमन। अच्छा, बामर के लिए, बामर के लिए आप कहेंगे n से जंप करे कहाँ पे रुक जाए, सेकंड। इसी तरीके से अगर हम पास्चन की बात करें तो बताओ, कहीं से भी जंप करे, कहीं से भी जंप करे थर्ड करके। और इसी तरीके से ब्रैकेट की बात करेंगे तो कहीं से भी जंप करेगा और कहाँ पे आकर रुकेगा, फिर आएगा पास्चन, ब्रैकेट हो गया। P1 की बात करेंगे। P1 ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे फिर पे आके रुकेगा, तो ये हमारी सीरीज तैयार हुई। क्लियर है ना। ये टोटल सीरीज हम लोगों ने 5 सीरीज देखी हैं। हाइड्रोजन के लिए ही ये बनाई गई हैं, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस। इसे अपनी अपनी कॉपी में नोट करें। फिर इस पर कुछ बेसिक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा। सर इसके बाद और भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक प्यारा सा क्वेश्चन। इस प्यारे क्वेश्चन के लिए आपको एक प्यारा सा इक्वेशन याद करना पड़ेगा। वो इक्वेशन है E=hc/λ। याद होगा? बस इतना बता दो किसने दिया था ये इक्वेशन, किसने दिया था, प्लैंक, है ना। या फिर आप ऐसे कहते तो यही इक्वेशन h न्यू के इक्वल होता था।
तो मैं यहीं पे बस ऐसे लिखना चाहूंगा, क्या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है? यस सर। और अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख दूं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा। अब आप लोग फटाफट अपनी सीरीज देखिए, लाइमन सीरीज पे गौर कीजिए। देख लिया सबने? यस सर। सवाल ये है, लाइमन सीरीज में आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल से किस सेल में जंप करे कि वेवलेंथ मैक्सिमम मैक्सिमम सोच के बताओ। 2 से 1 पे जंप करेगा, क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम का मतलब एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, और एनर्जी गैप मिनिमम सबसे कम लाइन, जो सबसे छोटी लाइन है वही होगी। और सबसे छोटी लाइन कौन सी है? N2 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखेंगे फॉर लाइमन सीरीज। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सीरीज यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे सीरीज सारे नाम लिखूंगा। यहाँ पे है मैक्सिमम लैम्डा। अगर लैम्डा मैक्सिमम है तो बेटा बताओ एनर्जी क्या होगी? एनर्जी मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी। वेवलेंथ मैक्सिमम है, एनर्जी मिनिमम है। अगर एनर्जी मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, इसी का जस्ट अपोजिट इधर लिख देता हूं, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ना? आप लोग बताना, सीरीज पहला है आपका सामने लिखा होगा लाइमन। तो लाइमन के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब आप जंप, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करें? N2 से N1। क्लियर है? अच्छा, मिनिमम लैम्डा कब होगा? जब एनर्जी मैक्सिमम होगी। और एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? सबसे बड़ी बात है इंफिनिटी टू 1। क्लियर है? अच्छा, लाइमन हो गया, तो आप बामर के लिए भी बता दो। 3 से 2। आप कहेंगे N3 से लेकर के N2 तक जंप करेगा। यहाँ पे इंफिनिटी टू ओके, लाइमन हो गया, बामर हो गया। पास्चन N4 से 3, N4 से N4 से N3, N3 ओके। यहाँ पे इंफिनिटी टू से N3, ब्रैकेट N5 से N4, N5 टू 4। इंफिनिटी से N4, ठीक। P फंड, P फंड, ऐसा लग रहा है पैसा फंड में आ रहा है ना? P फंड कहाँ है? N6 to 5 और यहाँ से ठीक है ना? जल्दी से इसको note करो। एक प्यारा सा क्वेश्चन और पूछ लें। आप मुझे बताएंगे वो लाइन, वो लाइन बताना है या वो सेल बताना है, इलेक्ट्रॉन जंप करे तो रेड कलर की वेवलेंथ निकालती है। बामर तो है ही है, ये तो पता है कि बामर में ही विजुअल निकलेगा। मुझे रेड कलर की वेवलेंथ चाहिए, तो उसके लिए मुझे इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां जंप कराना होगा? सोच के बताना। 2 से 1। 2 से 1 पक्का? वो तो फिर 1 पे अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो तो लाइमन बना रहा है। बामर ही तो विजिबल होता है। अरे हाँ, 3 से 2। लाइमन क्या होता है बेटा? अल्ट्रावायलेट, विजिबल, ये इंफ्रारेड, ये भी इंफ्रारेड और ये भी इंफ्रारेड। क्लियर है ना? हाँ, 3 से 2 विजिबल है ना? सुनते हैं, विजिबल रेंज है, तो विजिबल रेंज कहाँ आएगा? यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, किस पर रुके? 2 पर रुक जाए तो विजिबल होगा। अब विजिबल में एनर्जी, अब विजिबल कहाँ से शुरू होता है? रेड से, और कहाँ खत्म होता है? वी पर, वायलेट लाइन पे। वेवग्योर में यही तो था, आर से। आर की एनर्जी सबसे कम है या सबसे ज्यादा? एनर्जी सबसे ज्यादा आर की। रेड की एनर्जी सबसे कम होती है, और जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा।
मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेवलेंथ बामर सीरीज के लिए कौन सी लाइन बता रही है? N3 N2। ये कौन सी लाइन होगी? ये रेड कलर की लाइन। अगर मैं रेड कलर चाहिए तो मुझे कहाँ जाना होगा? N3 से N2 पे जाऊँ। अच्छा, मुझे वायलेट कलर चाहिए, इंफिनिटी से N2। इन्फिनिटी से N2 पे जंप करना। सर एक और प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लो। चलिए फिर से प्यारा सा क्वेश्चन। प्यारा मान लो टोटल 7 लाइनें बामर सीरीज में जनरेट हो रही है। पहली लाइन है N3 से N2 तक, दूसरी लाइन है इनफाइनाइट से N2 तक। ग्रीन के लिए कौन सी लाइन बनेगी? ग्रीन के लिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जंप करना पड़ेगा? N2 पे रहेगा। N2 पर ही रहेगा। कहां से जंप करेगा? ग्रीन लाइन से। तो पहला काम होगा, आपको ऐसे लिखना होगा 4 से। सर 5 सर 4 से होगी। यही होगा। तो अच्छा, रेड वाली लाइन बताओ कहां से कहां तक आई? N3 से N2। पहुंचना तो 2 पे ही है। अब अगर इसके बाद ऑरेंज वाली कहां से आएगी? N4 से N2। और येलो वाली 6 से 4। N5 से N2। और ग्रीन वाली N6 से। ठीक है ना? अब फिर से एक सवाल और, प्यारा सवाल है। आपको बताना है कि अगर मैं 4th सेल से फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जंप कराना चाहता हूं तो कितनी लाइनें बन सकती हैं? क्या क्या? 4th सेल से मैं n=4 से n=1 में जंप कराना चाह रहा हूं इलेक्ट्रॉन को, तो आपको बताना है टोटल मैक्सिमम कितनी लाइनें बन सकती हैं? सारी सीरीज है। सर 4 4। पक्का श्योर हो ना? आओ भाई, ब्लॉक कर दे रहा हूँ। लॉक कर दो। तो मैं कहां से जंप करा रहा हूँ बेटा? n=1 2 3 4। मैं कहां से जंप करा रहा हूँ? 4th से जंप करा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। अब 4th से वो कहां पे आ रहा है? 1। ठीक है। और अब जरा एक बार सारी लाइनें बना देता हूँ। तो वो 3 से 1 आ सकता है, ऐसे आ सकता है। और भी 4th से यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से। ये चांसेस है। अब उसे कहाँ आना है? 4th से 1 पे आना है। कितने तरीके से आ सकता है? सबसे पहले वो 4th से 3 पे जंप करे, पहली लाइन बन गई। फिर 3 से 2 पे जंप करे, दूसरी लाइन बन गई। और फिर 2 से 1 पे जंप करे, 3 लाइन तो यही बन गई। अब जरा देखना, हो सकता है वो 4th से 2 पे जंप करके फिर जाकर के 2 से 1 पे जंप करे, एक लाइन ये बन गई। तो कितना हो गया? 4 हो गई। हो सकता है वो कि 4th से 3 पे जंप करके फिर 3 से लेकर के 2 पे जंप करे, 1 पे जंप करे, ऐसे हो सकती है। एक और बना दिया। फिर बताओ, हो सकता है कि वो डायरेक्ट 4 से लेकर के यहाँ पे जंप करे। अब बताओ टोटल लाइनें कितनी हो गई? 6। समझ में नहीं आया। नहीं समझ आया? 3 तक आ गया। स्टेप वाइज जंप कर सकता है ना, वो स्टेप वाइज जंप कर सकता है। ऐसे, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे और भी लाइनें बनेंगी अभी। ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ट्रिक लिख लो। कैलकुलेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ लाइन। कैलकुलेशन फॉर, इसे इरेज कर दो बेटा। ठीक है, देखिए, कैलकुलेशन फॉर टोटल नंबर ऑफ लाइन when electron jump from n final to n initial। लिखवा रहे हो? हाँ, पता नहीं। कैलकुलेशन for total number of line या total number of spectral line when electron jump from n final to n initial मतलब शुरुआत से हम कर रहे हैं, n initial to n final। नीचे से ऊपर। कहीं से भी जंप करे। इनिशियल का मतलब जहां से शुरू हुआ है, फाइनल का मतलब जहां पहुंचा है, वो कहीं से भी जंप कर सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन दिस इक्वल्स टू सिग्मा n, जो भी यहाँ पे जंप कर रहा है,
ठीक है, n इनिशियल माइनस n फाइनल। हमेशा याद रखें कि n इनिशियल की जो वैल्यू होगी वो n फाइनल की वैल्यू से बड़ी होगी, यानी कि हायर से लोअर में जम करेगी, तभी डेसाइडेशन होगा, तभी तो लाइनें बनी। अब आओ, आपसे जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्या है कि जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक जंप कर रहा है बेटा? n फोर्थ से जंप कर रहा था ना, कहाँ पे जंप कर रहा था? n1 पे। तो बताओ n इनिशियल की वैल्यू क्या होगी? 4 और n फाइनल की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएगी बेटा? सिग्मा 4 माइनस 1। अब आप सोच रहे हो सिग्मा 4 माइनस 1 का मतलब क्या होगा, मैं समझ नहीं पाया। सिग्मा होता है समेशन 4 माइनस 1 का मतलब हुआ 3, सिग्मा 3 का मतलब होता है 3 प्लस 2 प्लस 1। सिग्मा 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1। जहां से शुरू होता है वहां से 1 तक ले आओ, एक एक कम करते हुए, ये होता है सिग्मा। मैथमेटिक्स का एक रूल है। तो अभी बताओ टोटल कितना हो गया? जब 5 माइनस 1 होता तो बता रहा हूँ, वो भी करेंगे। 3 प्लस 2 5 एंड 1 6। हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था वो कितने थे? या तो लाइनें बना के करो या तो ऐसे। लाइनें बना तो हम आराम से सकते हैं, लेकिन 4 से 1 पे या 4 से 2 पे या ऐसे छोटी छोटी नंबर आए, लेकिन कह देंगे 10 से लेकर के 2 पे आ रहा है तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। फिर आप ऐसे बनाने लगोगे तो सुबह से लेके शाम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। फिर से दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने क्या बोला कि सर अगर n5 से n1 पे आए तो क्या होगा? लेकिन सुनो n1 पे जा रहा है ना, तो सीरीज कौन सी बनेगी? लाइन बनेगी कि नहीं? लाइन। तो ये जो पहली लाइन जो दिख रही है टोटल तो 6 हो जाएगी। टोटल कितनी जाएगी? 6। लेकिन जो पहली दिखेगी वो बनेगी लाइमन। लाइमन के कितने बन रहे? 3। दूसरी वाली लाइमन के बाद कौन सा आता है? बामन। और तीसरी वाली फास्ट। ब्रैकेट बनेगी क्या? नहीं। अब इसमें ज्यादा देखते हैं, n=5 से लेकर n=1 तक 15 देखते हैं कितनी लाइनें बनेगी। टोटल नंबर 10 बनेगी। तो हमें देखा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। आपने कहा कि सर सिग्मा 5 माइनस 1 ये तो 10 तो सिग्मा हो गया 4। सिग्मा 4 का मतलब 10 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। 10 टोटल कितने हो गए? 10। टोटल तो 10 लाइनें बनी, लेकिन उसमें से कौन सी लाइन सीरीज की है? लाइनमन की। और ये सर ये नाम था ये स्टूडेंट का नाम था। ठीक है, अब एक प्यारा सा क्वेश्चन अब आप लोग करोगे। हाँ सर n5 से n1 में जा रही है तो ये बामन और ये लाइन कैसे बनती है? क्योंकि अभी तो बनाया था ना, हमने बोला था n5 से लेकर के n उस पर आई है, लेकिन आने से पहले वो रुक भी सकती थी रास्ते में, वहां से भी आ सकती थी। टोटल पॉसिबल लाइन हमने बनाया दिखाना ना। जरूरी है कि लाइमन है ये बामन है। ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन जो मेरा है, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम, ये सब नोट करते जा रहे हैं, लिखना नहीं। सुनो, मैं पहले मुझे लिखने दो, आप लोग मत लिखो। If electron jump from n=6 to n=2, calculate total 10 number of 10 Paschen series. टोटल नंबर ऑफ पास्चन सीरीज। इस बार स्पेसिफाई कर दिया कि पास्चन के कितने बनेंगे। अच्छा इस बार ये नहीं पूछा टोटल बताओ, ये पूछा है पास्चन के कितने बनेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टोटल निकालना होगा। 2 बनेगी। तो आप टोटल कहेंगे सर 2 सिग्मा, बनेगी 2 बनेगी। चेक कर लेते हैं। सिग्मा 6 माइनस 2 कितना हो गया? सिग्मा 4 बन गया। तो सिग्मा 4 का मतलब 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ये हुआ। अब शुरुआत कहाँ से होगी? लाइमन नहीं, क्योंकि वो 2 पर ही रुक जा रही है, 2 से 1 तो पहुंच ही नहीं गई। तो क्या इस बार लाइमन से शुरू होगी? कहाँ शुरू होगी? वामर से। ये क्या हो जाएगा? वामर। फिर नहीं समझ आया मतलब। फिर से शुरू। अरे यार क्वेश्चन दे दो। हाँ क्वेश्चन n=2 है तो 2 पे वामर होता है ना। अब 1 होता
तो लाइमन बनता। ये तो दो पे ही रुक जा रहा, 2 से नीचे तो आ ही नहीं रहा, और लाइमन तो तभी बनेगा जब 1 पे पहुंचेगा। तो यानी कि यह शुरुआत यहाँ से कहाँ से होगी, बामर से होगी। यहाँ फाइनल वाला देखना, अगर 2 है तो फाइनल, तो बामर ये हो गया। ये कौन सा हो गया, पास्चन। ये क्या हो गया, ब्रैकेट। और ये क्या हो गया, P1। अब आपसे पूछा क्या गया है, कौन सी सीरीज पूछा गया, पास्चन। तो पास्चन का कितना हो गया, 3। सबका कट गया। चलो नोट करो। अच्छा, अभी तक जितनी भी एटॉमिक थियरी आप लोगों ने की है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है बोहर के एटॉमिक थियरी को समझने में। इसके लिए मैं पूरा रेडिएशन पढ़ना, सारे स्पेक्ट्रम पढ़ने पड़े, बहुत सारी और थियरीज पढ़नी पड़ी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी पढ़नी पड़ी, ठीक है, प्लैंक क्वांटम थियरी पढ़नी पड़ी। इन सारी थियरीज के बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये जितने भी रेडिएशन थे वो सारी चीज़ें समझनी पड़ी। उन सारी थियरीज के बाद हम लोगों ने बोहर की एटॉमिक थियरी को पूरी तरीके से पढ़ा। सवाल ये है कि क्या इतना मेहनत का जो फल है वो रंग लाएगा या नहीं लाएगा? जरूर लाएगा। ये पहली ऐसी थियरी थी जो किसी भी एटम के लिए सक्सेसफुल मॉडल एक्सप्लेन कर रही थी, बट इसके कुछ लिमिटेशंस और कुछ ड्रॉबैक भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थियरी। नेक्स्ट, limitation of Bohr's लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक थियरी। आइए देखते हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। जरा एक काम करते हैं, लिमिटेशन से पहले याद करते हैं कि बोहर की ये जो एटॉमिक थियरी थी ये किस एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई थी। याद है किसी को? एनीवन? किससे बेटा? हाइड्रोजन बल्ब से। हाइड्रोजन बल्ब को जलाया गया था और उससे निकलने वाले रेडिएशन को प्रिज्म से पास कराया गया था और उससे लाइनें दिखी थी, और उसी लाइनें के बेस पर पूरा बोहर एटॉमिक थियरी बनाया गया। यही बोहर ने अकेले ने बनाया ये सब कुछ? नहीं, बोहर ने बहुत टीम होता है ना, स्टूडेंट की टीम होती है, लेकिन जो लीडर होता है वो हमेशा जाना जाता है। क्या मोदी जी अकेले पूरा देश चला रहे हैं? लेकिन हर जगह पे मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगे। तो यही होता है कि एक लीडर होता है जो जिसके गाइडेंस में बाकी लोग काम करते हैं, तो नाम उस लीडर का आता है। ठीक, अभी हुआ ये कि लिमिटेशन में हम लोग क्या देखने वाले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की थी कि उन्होंने हाइड्रोजन का बल्ब यूज किया और उसी के ऊपर पूरा मॉडल दे दिया, और हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो भी मॉडल बनाया गया वो सिर्फ किसके लिए होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन सारे एलिमेंट के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। यही लिमिटेशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इनकी ये जो थियरी है ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड है। बाकी जैसे सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप कर रहा होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा। फिर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पोजीशन हम बता सकते हैं कि अभी यहाँ पे था, अभी यहाँ चला गया, अभी यहाँ चला गया, अभी यहाँ आया। लेकिन अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को हम देखेंगे तो वो कहाँ पे, अरे अभी वहाँ उस, मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आ गया, तब तक दूसरा वहाँ पे आ गया, हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, अरे ये जंप किया या यही है, तो कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगा। इस वजह से बोहर की एटॉमिक थियरी यहीं पे फेल नहीं हुई, मतलब ये लिमिटेशन है उसका। लिखेंगे लिमिटेशन क्या है, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एनर्जी और रेडियस के फॉर्मूले थे वो भी सब सही है, बिल्कुल सही, लेकिन सिर्फ बोहर के लिए। लेकिन इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम और आयन। अब समस्या ये है कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन का क्या मतलब है, ये भी तो सोचना होगा कि आखिर ये हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है या हाइड्रोजन लाइक आयन क्या है। तो उसके लिए जरा देखो बेटा, उसके लिए मैं बस सिंपली इतना बताना चाहूंगा कि हाइड्रोजन लाइक का मतलब होता है मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम।
मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम सिस्टम का मतलब हो गया एटम और आयन, ठीक है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एक ऐसा एटम या आयन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एग्जांपल बता दो चलो। जैसे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो हीलियम प्लस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, लेकिन अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक बचेगा, Li+3। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। Li+2 में डिफरेंस है। क्या बेटा? Li+2 और Li नहीं, वो लिखने का डिफरेंस अंतर है बस, बाकी कुछ नहीं। तो बेरिलियम में क्या हो जाएगा? +3। इसी तरीके से बोरॉन में कितना हो जाएगा? अब इससे ये नहीं कर सकते +5 +6, ऐसा नहीं कर सकते हो। अब इतना इलेक्ट्रॉन निकालने में हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ तक ये कुछ एलिमेंट्स हैं। 4 भी ज्यादा हो गया। हाँ, 4 भी ज़्यादा ही हो गया, लेकिन फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वो सब एग्जाम्पल हो गए, यानी कि जो भी हाइड्रोजन का जो भी ये एटॉमिक थियरी आई है, जो कुछ भी बोहर ने बताया है, वो इन एटम्स के लिए वैलिड है। ये इसकी लिमिटेशन। इनके अलावा जिस भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उनके लिए वैलिड नहीं है। अब इनके ड्रॉबैक, कुछ ड्रॉबैक भी हैं, क्या कमियां रह गई। ड्रॉबैक ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, और इनके ड्रॉबैक देखो। सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही था, दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक आटम और आयन। किसी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम या आयन के लिए एप्लीकेबल नहीं। दूसरा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। उन्होंने डुअल नेचर दिया, इलेक्ट्रॉनों का डुअल नेचर। बोहर ने उसके बारे में नहीं बताया। इट फेल टू एक्सप्लेन डी ब्रॉगलीज। सही ने क्या बताया था? बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा। डी ब्रॉगलीज dual nature of the matter. Third point, it failed to explain Heisenberg's exclusion principle या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल सकते हैं। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फोर्थ पॉइंट, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन सोमरफील्ड एक्सपेरिमेंट। सर डाई क्या बेटा? सेकंड में डी ई डी है, डी ब्रॉगली, डी ई है, फिर आगे एस डैश है, फिर ब्रॉगली लिखा हुआ। फोर्थ हो गया आपका सोमरफील्ड एक्सपेरिमेंट। फिफ्थ है, इट फेल टू एक्सप्लेन जीमैन मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपेरिमेंट। सिक्स्थ है, it failed to explain स्टार्क। चलो यहाँ पे नीचे सर ये क्या क्या है? स्टार टोनी स्टार्क नहीं भाई। सिर्फ है, it failed to explain स्टार्क इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या लिखा हुआ है? कहाँ बेटा? थर्ड पॉइंट में। थर्ड में हाइजेनबर्ग, HIEGENBERG, तो उसके आगे हाइड अनसर्टेनिटी
अनसर्टेनिटी सर इन सब प्रिंसिपल। के बारे में पढ़ेंगे। हाँ सब पढ़ेंगे। इट फेल टू एक्सप्लेन स्टार्क और इलेक्ट्रॉनिक और या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंट या मैग्नेटिक फील्ड एक्सपेरिमेंट, ये दोनों ये फेल हो गए ये बताने पर। सर स्टाफ का पूरा नाम क्या था? टोनी स्टार्क, इसका बाप होगा। विलियम डे स्टार्क नाम था उनका, हालांकि मैं उससे मतलब नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये हो गया आपका इट फेल टू एक्सप्लेन स्टार्क, और आखिरी वाला है इट फेल टू मेरे तो एक्सप्लेन बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हो गए। हाँ 3D मॉडल सर ऑफ मेरिट सिर्फ एक और ड्रॉबैक्स इतने सारे। समरफील्ड है वो। हाँ SO सोमर। SOMMER मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल। 3D मॉडल ऑफ एटम लिख सकते हैं यहाँ पर। और एक 8वां लिख देता हूँ इट फेल टू एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। सर इंडिया के लोगों ने क्यों नहीं किया, ये बाहर के लोगों ने इतना कुछ कर दिया। अब आप जा रहे हो ना करना, नहीं मैं हाँ इंडिया के लोग ये करना ही नहीं चाहते। इंडिया के लोग पैसे भी मारते हैं, पैसे कहाँ से मिलते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए? मिलते हैं उसके लिए उस लायक बनना पड़ता है तभी पैसा मिले। और फिर कोई ऐसा हो कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे अच्छी हो, है ना। बाकी जितने भी अभी लोगों ने जो एटम के मॉडल दिए थे उनसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। बोहर ने एटम का परफेक्ट मॉडल दिया तो इनसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा थी, बट प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लिया लोगों ने, इस वजह से ये सारे एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे करके फेल हुए। इन सब के फेल होने का रीज़न क्या था, ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि ये आखिर हैं क्या। भाई अगर मुझे ये पता करना है कि ये डी ब्रॉगली के डुअल नेचर पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हमें पहले ये तो पता करना होगा कि आखिर डी ब्रॉगली का डुअल नेचर कहना क्या चाहता है, तभी तो पता कर पाएंगे ये था क्या। हमें ये पढ़ना होगा कि हाइजेनबर्ग या सोमरफेल्ड के इफेक्ट क्या थे, ये एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, जीमैन ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, स्टार्क ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, 3D मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल या एटम होता क्या है। जब तक हम ये जान नहीं पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ये फेल क्यों हुए। तो हमें एक एक करके इन सबको पढ़ना होगा और फिर उसके बाद इस पूरे चैप्टर का सबसे आखिरी मॉडल आएगा जिससे हम बोलेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और फिर ये चैप्टर खत्म। फिलहाल के लिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। खत्म हो सर गया? अब वो सर आ दो सर सर, अब सर। बोहर का एटॉमिक थ्योरी। ये बताना वो कार हवा में चले